ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫੋਰਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹਬ ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ हिंदी ਅਤੇ उर्दू ਦੀ प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड नाल गल की। मार्गरेट, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सत श्री अकाल रोबिन जी। शुक्रिया। और सुन के चंगा लग गया कि तुसी सत श्री अकाल ते एटलीस्ट कह रहे हो। मैंने पता तुसी पंजाबी हाली सीख रहे हो। मैं दिल्ली में रह रही थी जहाँ पे काफी लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी तक मैं पक्की पंजाबी नहीं सीख ली। सो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड टर्म आई है उससे पहले उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी बहुत बार इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में ये कहा था, लेकिन उसको एक राजनीतिक बयान की तरफ देखा जा रहा था, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट हो गई है। तो एक चर्चा का विषय बन गया, वो क्या इमिग्रेशन पॉलिसी है? क्या इस तरह का है कि अमेरिका चाहता है कि कोई भी ना आए, या चाहता है कि सही ढंग से सब लोग आए? हाँ, ऐसा पैगाम नहीं है कि कोई भी नहीं आए। अमेरिकी कानून में कोई तब्दीली नहीं हुई, बस ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन वही कानून जो पहले से ही थे वो अमल कर रहे थे। हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर वो कानून पर चले तो वो अमेरिका में अवसर मिलेगा, लेकिन अगर कोई ना कोई अमेरिकी कानून का उल्लंघन करे तो उसको सजा का सामना करना पड़ेगा। और मैं कई पॉइंट नुक्ते पर खास तवज्जो या ध्यान रखना चाहते हैं। एक तो जब लोग एक इंटरव्यू के लिए आए तो वो पूरी सच्चाई से बात कीजिए। अगर वो झूठ बोले या झूठी दस्तावेज इस्तेमाल करे तो वो तो एक स्थायी पाबंदी बन सकते हैं। और बात यह है कि अगर लोग वीजा के साथ अमेरिका आए और उनकी अवधि का समाप्त होने के बाद अमेरिका में रहे, ये भी एक कानून का उल्लंघन है। और एक पॉइंट है कि अगर लोग कानूनी अनुमति के बिना काम करें, ये भी एक उल्लंघन है और लोगों को उसकी सजा सामना करेगा। और हम भारतीय सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि लोग अपने वतन वापस भेजा जाएगा अगर अमेरिकी कानून का कोई खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि मूल भारतीय अमेरिकी शहरी बहुत है जो हमारे अर्थव्यवस्था और हमारे मुआशरे को बहुत अच्छे बलिदान कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय हित में है कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए, काम करने के लिए। बस ये है कि लोग कानून के अनुसार अमेरिका में आए। क्या इन जो नई पॉलिसीज बनी हैं इनमें जो बदलाव आए हैं तो उसमें H1B वीजा स्पेसिफिकली जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा असर पड़ रहा है किसी तरीके से? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हम लोगों को भी अप्रोच करते हैं कि क्या अमेरिका हम लोगों को बाहर निकाल देगा?
तो मैं H1B वीज़ा प्रोग्राम के बारे में कोई खास तब्दीली का ऐलान नहीं है। एक हमारे सुरक्षा मंत्रालय से एक हालिया दिनों में एक ऐलान हुआ कि एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का अमल हो जाएगा, कि जो भी विदेशी अमेरिका में 30 दिन से ज़्यादा रहे, वो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। मैं खुद अपने अनुभव के बारे में बात करूँ, जब भी मैं विदेशी विद्यार्थी के हैसियत से कोई दूसरे देश में थी, मुझे भी वैसी रजिस्ट्रेशन करनी थी। और उसके के अलावा आपने डिपोर्टेशन का व्यक्त किया। बात यह है कि वो लोग जो अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ काम करते हैं या कोई आतंकवादी ग्रुहों का समर्थन करते हैं, उसकी डिपोर्टेशन हो सकता है हमारे इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत। मार्गरेट, दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। यूएस एम्बेसी जो दिल्ली में है, उनके यहाँ से भी प्रेस रिलीजेस आते हैं और ये क्लेम किया जाता है कि दे आर द लार्जेस्ट इशूइंग वीजा इन इंडिया, जो स्पेशली विद द कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर अमेरिकन एम्बेसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां चाहती है वहां आए, लेकिन उसके साथ साथ एक डिपोर्टेशन का डर, रिसेंटली डिपोर्टेशन के बाद वो भी लोगों में है, तो ये डर कितना वाजिब है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं? और मेरा ख्याल में ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो अमेरिकी विश्वविद्यालय के कैंपस तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो प्रदर्शन की पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप पैसे नहीं अदा कर रहे हैं। हम जब आप डिपोर्टेशन के खबरें के बारे में देख रहे हैं, अलग अलग उदाहरण हैं जिसमें विद्यार्थी यहूदी विद्यार्थियों को अपने क्लास नहीं जाने दिया या कैंपस का तोड़ फोड़ किया। हम लोगों को अमेरिका में जुर्म करने के लिए आने की इजाजत नहीं देने का इरादा है, लेकिन वो लोग जो पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं, कानून के मुताबिक काम करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हम खुशामदीद कहना चाहते हैं। मैं जब डिपोर्टेशन हुई थी, रिसेंट डिपोर्टेशन हुई थी, उनमें से बहुत सारे जो डिपोर्ट हुए थे उन लोगों से मैं मिला था और उनकी कहानियां सुनी, जो कि एक रोंगटे खड़े करने वाली थी। और वो कई लाख रुपए खर्च करके गलत तरीके से अमेरिका जाने की उन लोगों ने कोशिश की, जिसको डंकी रूट कहते हैं। तो क्या कोई अमेरिकन गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ मिलके उन देशों में भी कुछ मैसेज पहुंचाना चाहती है? क्योंकि वो सीधा तो वो पहुंचते नहीं है, कई देशों में से घूमकर आते हैं, तो कमी कहाँ पे रह जाती है उन लोगों को समझाने की, उनको रोकने की? वैसे फैसला करने से पहले गौर से सोच लीजिए, क्योंकि वो जोखिम की कीमत बहुत ऊंची है, और सिर्फ वो लोग मानव तस्कर से फायदा उठा रहे हैं जो खुद तस्कर कर रहे हैं, और हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डंकी रूट पर क्या क्या हिंसा हो रहा है, क्या क्या जुल्माना हो रहा है, और हम इसलिए वैसी डंकी रूट्स बंद करना चाहते हैं और सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि वैसी गैर कानूनी रास्ते ना लें। ज़रूर प्रॉपरली वीज़ा इंटरव्यू के लिए आएं, और हम आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर फैसला करते हैं। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। SAP 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2029 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S.J. ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤਜਾਨੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪੇਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ S.J. ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। Excellency, last year Prime Minister Modi participated in the G7 summit in Puglia, and I remember meeting you at the foreign ministers meeting. You were very kind enough to welcome us to Fiji. And we also remember very warmly Prime Minister Meloni's visit during the G20 summit in 2023. Last year, our Prime Ministers agreed on a joint strategic action plan. Our responsibility is to implement that plan, to take it forward, to make sure that the roadmap for the partnership that it has created is fully and exhaustively explored. Your visit gives us that opportunity. This morning, you and your ministerial colleague were with me and with Commerce and Industry Minister Goyal at the India-Italy Business, Science and Tech Forum. I was very impressed at the turnout of people. The enthusiasm in the room was very visible. I'm very glad to hear you've had very good meetings with the Business Forum, and also that the education and the science and technology side has gone well, and Minister Bernini has also met her counterparts. Today I look forward to discussing with you, taking forward our bilateral cooperation, also an opportunity to exchange views about the international situation, which is rather complex right now. ਤਜਾਨੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। Those who find a friend find a treasure. This forum is a very timely platform and a good opportunity for all of us to collectively resolve to implement the Joint Strategic Action Plan 2025-29 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Giorgia Meloni in November of 2024. It's a very forward-looking, ambitious and pragmatic roadmap with a strong focus on trade, investment, innovation. It's our joint effort to demonstrate to the world that whether it's the telecom sector, whether it's modern-day artificial intelligence, quantum computing, machine learning, manufacturing through Industry 4.0, emerging technologies in space, we have a tremendous potential to work together, to grow together. This bond is stronger than ever before, both in scope and in substance. Italy has been a true friend and a partner in our growth and transformation journey. The India-Middle East-Europe Economic Corridor provides us an opportunity to further come closer to each other. We are also working together in the Global Biofuels Alliance, at the International Solar Alliance, the Coalition Disaster Resilience Alliance, and looking at the scope and extent of our bilateral trade, both in goods and services, I believe that if we were able to expand the scope of this relationship to make it seamless to work with each other. ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 2023 ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਭੰਗੜੇ, ਗਿੱਧੇ, ਕੀਰਤਨ, ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਓਲੰਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਬੌਬ ਫਰਗੂਸਨ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਡੈਨੀ ਹੇਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਟੀਵ ਹੋਬਸ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਚੌੜੀ, ਸਮੋਸੇ, ਆਮਲੇਟ ਔਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। देखो पहले चाह बनाई दी है, गर्म पानी करीदा, फिर उसके पत्ती पाई दी है, गड़काई दी है, फिर हरी इलायची पाई दी है। तो किसी चॉइस हो अदरक भी पा दी, हरी इलायची और अदरक वो जिन्ना उबल जाए, फिर उस तो बाद दुध पा दी, फिर दुध पा के गड़का दीदा। फिर जो चाह का चस्का कहते कहने की गल ही कोई नहीं, गुरु रामदास जी की नगरी है तो चाह अमृत बन के बनती है। बाबा जी का नाम लैके सवेरे असीं आण के 5 बजे बैठना, अरदास बेनती करनी, फिर अपना काम शुरू करना। दादा जी ने काम शुरू किया लाहौर च, 80 ईयर ओल्ड शॉप लाहौर, दादा जी और पिता जी उत्थे छोटा जिहा चाह का काम सी। फर्स्ट टाइम के उपर मेरे दादा जी कचौरी, समोसा ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਚੌਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਲੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, एक छोटी जगह मिल गई। छोटी जगह तो देखो बाबे नानक जी कुल्ली कह लो इनू, जी 70 साल हो गए इस कुल्ली नूं चलदे, 70 साल पुरानी दुकान हो गई है चाह के काम दे विच। ओही कचौरी, ओही समोसा, ओही गुलाब जामुन। बड़े बड़े मंत्री नेता आते हैं, कोई बंगलौर तो, कोई अमेरिका तो, कैनेडा तो, पुछते चाह की पाते हो इन्नी स्वाद है। असी कहीदा भी देखो ये बाबा नानक जी की कुल्ली है, गुरु रामदास जी की मेहर कृपा सब उन्होंने बदौलत है। इस गद्दी से जी चाह बननी वो साढ़े को अपने को घर जाके भी नहीं बननी। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ 18 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ,
70 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।